दोस्तों जरा सोचिए, एक पूरे राज्य में हजारों लोग अचानक गायब होने लगे और उनके अपने ही रखवाले चुपचाप आंखें मूंद लें। कोई पूछे तो जवाब नहीं, कोई रोए तो सुनवाई नहीं। जिन्हें आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई थी, अगर वही आपके कातिल बन जाएं, तो आप किसके पास जाएंगे? आज की ये कहानी एक ऐसे अकेले इंसान की है जिसने पूरी सरकार से टक्कर ली, सिर्फ इसलिए कि उससे किसी और का दर्द देखा नहीं गया। और हाँ, एक बात पहले ही बता दूं, ये फिल्म रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड में अटक गई थी। 127 सीन काटने का हुक्म आया, फिल्म का नाम तक बदलना पड़ा और यहाँ तक कि ये सच्ची घटना पर आधारित है वाला टैग भी हटाने को कहा गया। असल लड़ाई की तरह इस फिल्म को भी लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार OTT पर रिलीज किया गया। तो समझ ही गए होंगे, ये कोई मामूली फिल्म नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1995 का दौर था। पंजाब में उस वक्त पुलिस और हथियारबंद बागियों के बीच एक अनकही जंग चल रही थी। ऊपर से हुक्म था, बागियों को जड़ से खत्म कर दो, और इसके लिए पुलिस को हर तरह की छूट भी दे दी गई थी। मगर इसी छूट का पुलिस ने जमकर नाजायज फायदा उठाया। उन्हें बागी और आम आदमी में कोई फर्क नहीं दिखता था। जो भी हाथ लगा उठा ले गए, फर्जी एनकाउंटर में मार डाला और लाश गायब कर दी। किसी की लाश कूड़े के ढेर में, किसी की नदी के पानी में, तो किसी की शमशान की राख में मिलकर खत्म हो जाती थी। तो उस रात भी कुछ पुलिस वाले कुछ नौजवान लड़कों को उठा ले गए। रात के सन्नाटे और अंधेरे में उनके नाम पत्ते लिखे गए और फिर गोली मारकर उन्हें खत्म कर दिया गया। लाशें बिगाड़कर नदी में बहा दी गईं, और अगर कभी ये लाशें मिल भी जाएं तो पोस्टमार्टम के बाद लावारिस लाश कहकर जला दी जाती। खैर, इधर एक आम बैंक कर्मी था, जसवंत सिंह। प्यार से लोग उसे जस्सी कहते थे। जस्सी बेटे को स्कूल के लिए तैयार करके बैंक चला जाता है। आज उसे जल्दी घर लौटना था क्योंकि गांव से माँ बाप घूमने आने वाले थे। बैंक में आज एक बूढ़ा दंपत्ति कर्ज लेने आया था। ये लोग पहले भी इसी जमीन पर 2 बार कर्ज ले चुके थे। अगर इस बार भी लिया तो पूरी जमीन जायदाद हाथ से निकल जाएगी। फिर भी वो गिड़गिड़ाते रहे। उन्होंने जस्सी को अपने बेटे की तस्वीर दिखाकर बताया, बेटा कई महीनों से लापता है और वो उसके लौटने का इंतजार करते करते दिन गिन रहे हैं। उनकी बेबसी देखकर जस्सी ने कर्ज पास करा दिया। इसी बीच उसे पता चलता है कि माँ बाप घूमने नहीं आ रहे, शायद गांव में कोई दिक्कत हो गई है। तो ड्यूटी खत्म करके जस्सी गांव पहुंचता है और पता चलता है उसकी एक आंटी गुरपेज लापता है। घर वालों ने पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की, मगर पुलिस शिकायत ही नहीं ले रही और गांव में भी कोई इस बारे में मुंह नहीं खोल रहा। इसी बात से सब परेशान थे। जाने से पहले जस्सी एक बार गुरपेज आंटी के घर झांकने जाता है और उनकी एक तस्वीर साथ ले लेता है। उसे याद आता है 6 महीने पहले गुरपेज आंटी का बेटा किरपाल मारा गया था। एक रात गुरपेज आंटी रोती बिलखती जस्सी के घर भागी आई थी और बताया था कि किरपाल मर गया। किरपाल जस्सी का बहुत करीबी दोस्त था। जस्सी दौड़कर गया और किरपाल की लाश गोद में उठा ली। किरपाल कई बागी आंदोलनों से जुड़ा हुआ था। उसकी मां को यही लगता था कि इसी वजह से उसके बेटे को मरना पड़ा, मगर गुरपेज आंटी के लापता होने की वजह जस्सी की समझ में नहीं आ रही थी। अगले दिन वो अपने एक दोस्त कांस्टेबल सतनाम के घर मदद मांगने जाता है, मगर सतनाम की मां बताती हैं कि नई पोस्टिंग के बाद से सतनाम घर कम ही आ पाता है। जब जस्सी उन्हें गुरपेज के लापता होने की बात बताता है तो वो कहती हैं कुछ दिन पहले उनकी गुरपेज से मुलाकात हुई थी। किरपाल की मौत के बाद गुरपेज का दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। वो अक्सर भूल जाती थी कि किरपाल अब नहीं रहा और उसे ढूंढती हुई थाने पुलिस के चक्कर काटती रहती। फिर जब याद आता कि किरपाल जिंदा नहीं है तो वापस सामान्य हो जाती। सतनाम की मां जस्सी को तसल्ली देती हैं कि शायद भूलवश गुरपेज कहीं चली गई हैं, कुछ ही दिनों में लौट आएंगी। मगर जस्सी का मन बेचैन था। वो बस यही सोच रहा था, उसकी जगह अगर किरपाल होता तो क्या करता। किरपाल की मां भी तो उसकी अपनी मां जैसी ही थी। तो अगले दिन वो थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने जाता है। इंस्पेक्टर शिवेंद्र सिंह गुरपेज का नाम और तस्वीर देखकर कहता है, ये तो आतंकवादी की मां है। जस्सी पलटकर जवाब देता है, मां तो मां ही होती है, आतंकवादी की मां भी मां और पुलिस वाले की मां भी मां। इंस्पेक्टर साफ कह देता है वो रिपोर्ट नहीं लेगा। तो जस्सी इस बार मुर्दा घर में तलाश करने जाता है। अगर गुरपेज मर भी गई हूं तो लाश मुर्दा घर में होनी चाहिए, मगर रिसेप्शनिस्ट नाम पता सर्च करके बताता है कि इस नाम की कोई लाश यहां नहीं है। फिर भी जस्सी अंदर एक नजर डालने जाता है और वहां बीभत्स लाशें देखकर उसका सिर घूम जाता है। तभी उसकी मुलाकात पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से होती है। वो डॉक्टर को गुरपेज की तस्वीर दिखाकर कहता है, ये आंटी कई दिनों से लापता है। तस्वीर देखते ही डॉक्टर अजीब तरह से घबरा जाता है और बेचैनी से कहता है कि उसने इस औरत को नहीं देखा। किस्मत से मुर्दा घर में जस्सी की सतनाम से भी मुलाकात हो जाती है। सतनाम यहाँ 8 लाशें पोस्टमार्टम के लिए लाया था। जस्सी उसे गुरपेज की बात बताता है कि लापता हुए लगभग 10 दिन हो गए, फिर भी कोई मदद नहीं कर रहा।
सतनाम उसे समझाता है उसका परिवार है, बच्चे हैं, इसलिए इन झमेलों में ना पड़े। जस्सी कहता है किरपाल उनका दोस्त था, इसलिए एक तरह से किरपाल की माँ भी उनके परिवार जैसी ही है और उन्हें गुरपेज आंटी का पता लगाना चाहिए। मगर सतनाम कह देता है कि वो इसमें कोई मदद नहीं कर सकता और चला जाता है। पर जस्सी रुकने वालों में से नहीं था। इस बार वो शमशान जाता है और डोम को गुरपेज की तस्वीर दिखाकर पूछताछ करता है। डोम बताता है पहले शमशान में 2-3 लाशें आती थीं और अब रोज 15-20 लाशें आती हैं। कभी कभी तो ट्रक भरकर लाशें आती हैं। इतनी लाशों में वो किसी एक को अलग से नहीं पहचान सकता। जस्सी पूछता है कि इन लाशों का कोई रजिस्टर है या नहीं। डोम उसे अंदर ले जाकर सरकारी रजिस्टर दिखाता है और रजिस्टर चेक करते ही उन्हें गुरपेज का नाम लिस्ट में मिल जाता है। जस्सी सबसे ज्यादा हैरान इस बात पर होता है कि मौत की वजह लिखी ही गुरपेज पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारी गई और उसकी लाश लावारिस समझकर जला दी गई। तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए जस्सी आधी रात को फिर सतनाम के घर पहुंच जाता है, क्योंकि वो लाश सतनाम के थाने से ही भेजी गई थी और उस पर सतनाम के इंस्पेक्टर के दस्तखत भी थे। जस्सी के ज्यादा दबाव डालने पर सतनाम सच कबूल कर लेता है। उस रात वो मिशन पर निकले थे। अचानक सड़क के बीचों बीच दौड़कर आकर गुरपेज ने गाड़ी रोक दी और किरपाल से मिलने के लिए हंगामा करने लगी। तब उनके इंचार्ज अफसर ने किरपाल से मिलवाने के बहाने गुरपेज को गाड़ी में बिठा लिया। सुनसान जगह पर जाकर उन्होंने एक आदमी का एनकाउंटर किया और फिर बिना किसी कसूर के गुरपेज को भी गोली मारकर खत्म कर दिया। दोनों लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाई गईं। बाकी का काम इंस्पेक्टर शिवेंद्र के जिम्मे था। अस्पताल पहुंचकर पता चला कि गुरपेज अभी भी जिंदा है और जिंदा इंसान का पोस्टमार्टम तो होता नहीं। तो शिवेंद्र गुरपेज को दोबारा बाहर लेके आया और दूसरी बार कत्ल करके अस्पताल के मुर्दाघर पहुंचा दिया। सतनाम बेबसी से कहता है कि सब कुछ देखने के बाद भी वो कोई मदद नहीं कर पाया। जस्सी पूछता है वो ये सब छोड़ क्यों नहीं देता। सतनाम कहता है उसने छोड़ने की कोशिश की थी, सिर्फ वही नहीं उसके जैसे और भी कई स्टाफ छोड़ना चाहते हैं, मगर अब तक जिन्होंने छोड़ा उन्हें भी बागियों के साथ एनकाउंटर में मार कर लावारिस लाश बनाकर जला दिया गया। इसीलिए चाहकर भी वो यहाँ से निकल नहीं सकते। तो सतनाम को साथ न पाकर जस्सी इस बार एक वकील के पास जाता है। जस्सी शमशान से लाश जलाने के सरकारी रजिस्टर की कॉपी भी ले आया था। वो वकील को वो कॉपी दिखाता है। इस रजिस्टर में 600 लोगों की लिस्ट थी। जरा सोचिए, सिर्फ एक ही थाने में अगर 600 लोगों को कानून के बाहर मार डाला गया तो पूरे जिले की हालत कितनी भयानक होगी। वकील कहता है कि यह बेहद संवेदनशील मामला है, इसलिए पूरी तैयारी के बिना वो केस आगे नहीं बढ़ा सकते। वो जस्सी को और सबूत जुटाकर आने को कहता है। तो जस्सी अब अलग अलग मुर्दा घरों में जाकर रजिस्टर से लिस्ट इकट्ठा करने लगता है। एक मुर्दा घर में वो अपनी आंखों से देखता है कि पुलिस कैसे लवारिस का टैग लगाकर लाशें यहाँ लाकर जलाती है। वो अंदर से खिड़की से कुछ तस्वीरें भी खींच लेता है और फिर सिर्फ 3 मुर्दा घरों से ही 2097 लोगों के नाम निकाल लेता है। तो जो लाशें नदी में बहा दी गईं या और तरीकों से गायब कर दी गई, उनकी तादाद तो उनकी सोच से भी बाहर है। तो जस्सी सबूत लेकर वकील के पास जाता है, मगर वकील इस बार भी कहता है कि याचिका दायर करने के लिए इतने सबूत काफी नहीं है। इन लिस्टों में जिनके नाम हैं उनके परिवार वालों को भी अदालत में लाकर गवाही देने के लिए राजी करना होगा। ये काम भी वकील जस्सी को सौंप देता है। इस बार सतनाम भी जस्सी की मदद करता है। अब तक जिन परिवारों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, सतनाम उनकी लिस्ट जस्सी को दे देता है ताकि जस्सी मरने वालों की लिस्ट से उन नामों को मिला सके। नाम मिलाकर जस्सी कई परिवारों से बात करने जाता है। ये लोग अब भी अपनों के लौटने की उम्मीद में जी रहे हैं। ये देखकर जस्सी को बहुत बुरा लगता है। उसके अंदर एक जिद पैदा हो जाती है कि जिन लोगों को पुलिस ने नाहक मारा है उनके परिवारों को सच पता चलना चाहिए कि उनके अपनों के साथ असल में हुआ क्या। जस्सी अब सारे परिवारों के पास जाता है और उन्हें सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का हौसला देता है। इसमें उसे कई परिवार साथ भी मिल जाते हैं। फिर वो अदालत में याचिका दायर करते हैं, मगर जज कहता है कि इस तरह याचिका नहीं होती। इसके लिए सारे पीड़ित परिवारों को अदालत में आकर गवाही देनी होगी। वकील कुछ लोगों को दिखाकर कहता है कि ये गवाही देने आए हैं, मगर जज कहता है सिर्फ इतने लोगों से काम नहीं चलेगा, सबको आना होगा। जस्सी खड़ा होकर गुजारिश करता है कि फिलहाल केस शुरू तो हो, बाकी सब लोग बाद में अदालत में हाजिर हो जाएंगे। जज मान जाता है और याचिका मंजूर कर लेता है। ये बात जब खबरों में आती है तो एमएलए महेंद्र पाल के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ जाती हैं। वो डीजीपी बिट्टा को बुलाकर कहता है कि इस केस में ज्यादा खुदाई हुई तो उनकी साख मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए वो जस्सी को संभाल कर केस दबा देने का हुक्म देता है। उसी रात जस्सी पर नजर रखने के लिए पुलिस की जीप उसके घर के सामने आकर बैठ जाती है। सारी रात जीप को हिलते डुलते ना देखकर जस्सी सुबह उन्हें नाश्ता ले जाकर देता है और कहता है सारी रात यहाँ ड्यूटी की है, भूख लगी होगी, कुछ खा लीजिए। पुलिस का डर भी जस्सी को रोक नहीं पाता। वो मानवाधिकार आयोग में जाकर शिकायत करता है और हर एक बात अधिकारियों को समझाकर बताता है।
इससे प्रशासन और नेताओं की टेंशन और बढ़ जाती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएलए रिपोर्टरों के सवालों से घिर जाता है। किसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके एमएलए डीजीपी को हुक्म देता है कि जैसे भी हो इस हालात को संभाले। डीजीपी हालात काबू में लाने के लिए एक नए एसएसपी सुग्गा को तैनात करता है। दूसरी तरफ जस्सी के पास कनाडा में मानवाधिकार के सम्मेलन में अपनी रिपोर्ट विश्व मंच पर पेश करने का न्योता आता है। हालांकि ये खतरनाक फैसला था, फिर भी जस्सी कनाडा चला जाता है और अपनी रिपोर्ट पेश करता है। वो ये भी बताता है कि पहले जिन 3 शमशानों में उसने 2097 लोगों का पता लगाया था, अब कुछ ही दिनों में वो तादाद 6017 तक पहुंच गई है और पूरे पंजाब में ये तादाद कम से कम 25,000 है। सरकार सब कुछ जानती है, फिर भी आंख कान बंद किए बैठी है। कहा जा सकता है कि जस्सी एक तरह से सरकार की कुर्सी हिला आता है। मानवाधिकार आयोग की तरफ से उसे परिवार समेत सुरक्षा के साथ शरण में रहने की पेशकश की जाती है, मगर जस्सी परिवार का खतरा जानते हुए भी वो पेशकश ठुकरा देता है और कहता है कि अगर वो शरण में आराम से बैठ गया तो ये मिशन खत्म हो जाएगा। फिर भी सरकार को चिट्ठी भेजी जाती है ताकि जस्सी के परिवार को सुरक्षा दी जाए, मगर जस्सी इस बार भी ये पेशकश ठुकरा देता है। जस्सी की हरकतें देखकर अब खुद एमएलए उसे बुलावा भेजता है। पहले एमएलए कहता है कि इस तरह विदेशियों के सामने अपने ही देश की बदनामी करना क्या ठीक है, अपने झगड़े चुपचाप खुद ही सुलझाने चाहिए। जस्सी कहता है वो 1984 से चुप है और इसीलिए देश में इतनी अराजकता है। एमएलए उसे धमकाता है कि उसे कुछ हो गया तो परिवार का क्या होगा। जस्सी बेखौफ होकर कहता है आप सिर्फ मेरे एक परिवार की बात कर रहे हैं, जबकि पंजाब में हजारों परिवार अपनों की राह देख रहे हैं, मगर उन्हें ये तक नहीं पता कि उनके अपनों को लावारिस लाश समझकर जला दिया गया है। एमएलए की धमकी को दिमाग में रखते हुए जस्सी वहां से निकल आता है। इधर एसएसपी अंदरूनी जांच करके पता लगा लेता है कि उनके ही विभाग का कोई जस्सी को जानकारी लीक कर रहा है और उसे ये भी पता चल जाता है कि ये काम सतनाम कर रहा है। तो वो रात के वक्त फोर्स लेकर सतनाम के घर पहुंच जाता है। उस वक्त घर वाले खाना खाने बैठे थे। एसएसपी भी उनके साथ खाना खाता है। फिर 2 बागियों को आतंकवादी का टैग लगाकर उसके घर लाया जाता है। एसएसपी बेरहमी से उन दोनों को मार डालता है। फिर कहता है कि उनके विभाग में गद्दार है जो जस्सी को जानकारी लीक कर रहा है। जस्सी तो सतनाम का दोस्त है, दोनों साथ बड़े हुए हैं, तो क्या ये गद्दारी सतनाम ही कर रहा है? एसएसपी पूछता है, मगर सतनाम कोई जवाब नहीं देता। सतनाम की मां एसएसपी की नियत भांपकर उसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती हैं कि सतनाम की पत्नी 7 महीने की गर्भवती है। सतनाम ने कुछ नहीं किया, उसे माफ कर दे। मगर एसएसपी को दया नहीं आती। वो पूरे परिवार को मार डालने का हुक्म देता है। सुबह 2 बाहरी लोगों की लाशों समेत सतनाम के परिवार की सबकी लाशें बाहर लिटा दी जाती हैं और ऐलान कर दिया जाता है कि सतनाम आतंकवादी था। हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां आतंकवादी का टैग लगाकर किसी को भी मार दो तो वो जायज हो जाता है। भीड़ के बीच खड़ा जस्सी खामोशी से लाशों को देखता रहता है। अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं। इस घटना के बाद जस्सी थोड़ा घबरा जाता है, मगर अपने लिए नहीं, परिवार के लिए। फिर भी वो जंग नहीं रोकता। वो मानवाधिकार आयोग को गवाह रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बताता है कि याचिका दायर किए 3 महीने हो गए, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। उल्टा उसे और उसके परिवार को कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। जस्सी साफ कह देता है कि अगर उसे या उसके परिवार को कुछ हुआ तो इसके लिए पंजाब सरकार, डीजीपी बिट्टा और उसका पाला हुआ एसएसपी सुग्गा जिम्मेदार होगा। हालांकि पंजाब सरकार का मुखिया यानी सीएम अब भी इस अंधाधुंध हत्याकांड को इस बहाने से जायज ठहरा रहा था कि जंग के बाद अगर उन्होंने लगाम न कसी होती तो ये राज्य कब का उग्रवादियों के कब्जे में चला जाता। इसीलिए वो थोड़ा सख्त हुए थे बस। मगर उसका ये बयान उल्टा पड़ जाता है। सतनाम के परिवार का बदला लेने के लिए एक पुलिस स्टाफ बदले की आग में सीएम की गाड़ी में बम लेकर चढ़ जाता है और धमाके में सीएम समेत मारा जाता है। इस घटना से पंजाब पुलिस की साख और गिर जाती है। खासकर डीजीपी की साख कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है। कुछ दिनों बाद जस्सी को घर के सामने से एक गाड़ी में उठा लिया जाता है। जस्सी की गिरफ्तारी पर उसकी पत्नी समेत बहुत सारे लोग आंदोलन खड़ा कर देते हैं। विदेश में मानवाधिकार आयोग भी पंजाब सरकार पर दबाव बनाने लगता है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट अगले 2 महीनों के भीतर जस्सी को बरामद करके अदालत में पेश करने को कहता है। मगर इतने आंदोलन और दबाव के बाद भी जस्सी नहीं मिलता, इसलिए केस अब सीबीआई जांच को सौंप दिया जाता है। सीबीआई का एडिशनल डायरेक्टर समुद्र सिंह जस्सी की पत्नी पम्मी से पूछताछ करके जांच शुरू करता है। वो जानना चाहता है कि उस दिन जस्सी का अपहरण कैसे हुआ और कोई और चश्मदीद था या नहीं। पम्मी बताती है कि वो उस वक्त बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी। घर में तब जस्सी और उसका दोस्त संजीव थे। संजीव के सामने ही अपहरण हुआ। संजीव पहले ही प्रेस को बता चुका है कि उसे शक है कि जस्सी को पुलिस वालों ने ही उठाया है। उसने उनमें से डीएसपी जागपाल सिंह, एसआई तेजिंदर सिंह और एसआई अजय कुमार को पहचाना है। समुद्र सिंह संजीव का इंटरव्यू देखने के बाद दूसरे चश्मदीदों को बुलाकर पूछताछ करता है।
वो उस वक्त अलग अलग कामों से बाहर थे, इसलिए उन्होंने जस्सी को अगवा होते देखा था। सब अपनी अपनी गवाही ठीक ठाक देते हैं। एक से गाड़ी के नंबर प्लेट के लाइसेंस नंबर के बारे में भी पता चल जाता है। तो अब समुद्र सिंह सारे शक वाले लोगों को पूछताछ के लिए उठा लाता है, मगर ये सब एक ही स्कूल के शातिर हैं। इनके पेट से कोई बात नहीं निकलती, और चूंकि ये भी पुलिस वाले हैं इसलिए इन पर जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। तो इस बार सीबीआई गाड़ी का नंबर ट्रैक करके गाड़ी के मालिक को उठा लाती है। गाड़ी का मालिक ये गाड़ियां किराए पर देता है, मगर रजिस्टर चेक करने पर गाड़ी किराए पर देने का कोई सबूत नहीं मिलता। बस कुछ गाड़ियों के नंबर के पास लाल स्याही का निशान लगा था। मालिक बताता है कि जब गाड़ी सरकारी काम के लिए दी जाती है तब इस तरह निशान लगा दिया जाता है। तो ये गाड़ी कौन ले गया था, ये पूछने पर वो इंस्पेक्टर शिवेंद्र सिंह और एसआई हरिंदर सिंह का नाम बता देता है। तो समुद्र उन दोनों को उठा लाता है। शिवेंद्र की आज शादी थी, फिर भी उसे पूछताछ के लिए लाया जाता है। शादी में हरिंदर भी मौजूद था, इसीलिए वो भी वहीं मिल जाता है। तो शिवेंद्र और हरिंदर मान लेते हैं कि उन्होंने वो गाड़ी किराए पर ली थी, मगर जस्सी के अपहरण की बात नहीं मानते। समुद्र बताता है कि उनके अपहरण करने के चश्मदीद मौजूद हैं, फिर भी वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं। हालांकि शिवेंद्र बढ़ा चढ़ाकर बोलने के चक्कर में फंस जाता है। उसने कहा कि 5 तारीख को वो छुट्टी पर था, मगर समुद्र पहले ही सारे थाने के रजिस्टर चेक करके रख चुका था। कांग थाने के रजिस्टर के मुताबिक उस दिन शिवेंद्र के थाने में एंट्री का रिकॉर्ड है। उसने केहार सिंह नाम के किसी शख्स को उस थाने के सेल में रखा था। शिवेंद्र इस बारे में भी बेसिर पैर के बहाने खड़े कर देता है। समुद्र उसे समझा देता है कि वो शिवेंद्र को शक की निगाह से देख रहा है। समुद्र कहता है एक एसआई को इंस्पेक्टर बनने में पूरी जिंदगी लग जाती है, जबकि शिवेंद्र को प्रमोशन पाने में 10 महीने भी नहीं लगे। उसने लावारिस लाशें ठिकाने लगाकर बड़े अफसरों को खुश करके ये प्रमोशन पाया है। शिवेंद्र समुद्र की बात सुनकर जरा भी नहीं घबराता, क्योंकि वो जानता है कि उसके सिर पर कई बड़े बड़े हाथ हैं। तो खैर, समुद्र अब हिसाब लगाने बैठता है। 5 तारीख को शिवेंद्र केहार सिंह को कांग थाने लाया, क्योंकि सेल खाली था और वहां मुलजिम दिखाना था। 6 तारीख को जस्सी का अपहरण हुआ और 7 तारीख को केहार सिंह को छोड़ दिया गया। तो उन्हें शक होता है कि अपहरण के बाद शायद जस्सी को इसी थाने में लाया गया था। बात पक्की करने के लिए वो केहार सिंह को खोजकर उसके पास जाते हैं। केहार सिंह बताता है कि 5 तारीख को उसकी हाजिरी थी। हाजिरी के बाद उसे हवालात में बंद कर दिया गया। 2 दिन बाद उसे छोड़ भी दिया गया, क्योंकि हवालात में किसी और को लाना था। केहार ने उस आदमी को देखा तो नहीं, मगर उसका नाम सुना, जसवंत सिंह। ये सुनकर समुंदर और उसका सहायक चौंक पड़ते हैं। उनका शक सही था, जस्सी को उसी थाने में ले जाया गया था। केहार सिंह ये भी बताता है कि उस दिन जस्सी को थाने लाने के बाद एसएसपी साहब भी थाने आए और जस्सी की पिटाई की। फिर एक सादे कपड़ों वाले पुलिस वाले को थाने में रखकर बाकी सब चले गए। केहार सिंह उस पुलिस स्टाफ का नाम तो नहीं बता पाता, मगर उसके चेहरे का खुलिया बता देता है। खासकर उसकी आंखें थोड़ी हरे रंग की थीं। अगले दिन समुद्र एसएसपी सुरजीत सिंह सुग्गा से पूछताछ करने जाता है। वो एसएसपी से पूछता है कि 6 तारीख को वो कहाँ था। एसएसपी जवाब देता है कि वो गांव में अपने भतीजे की शादी में शरीक होने गया था। समुद्र जब जस्सी के बारे में पूछता है तो एसएसपी ऐसा दिखावा करता है जैसे वो जस्सी को निजी तौर पर जानता ही नहीं। वो कहता है कि जस्सी को उसने अखबार की खबरों में देखा है, इधर सुना है कि वो लापता है, इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं पता। समुद्र कहता है कि लापता होने से पहले जस्सी ने जिन कुछ लोगों की शिकायत की थी उनमें एसएसपी सुग्गा भी एक है। एसएसपी सुग्गा तर्क देकर कहता है, आज अगर मैं ऐलान कर दूं कि मुझे शक है कि आप मुझे मार डालेंगे और कल किसी और वजह से भी मैं मर जाऊं, तो क्या इसके जिम्मेदार आप ही होंगे? जस्सी का लापता होना भी ऐसे ही इत्तेफाक से हुआ है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। समुद्र कहता है कि इस शहर में हजारों लोग हैं, फिर भी इतने लोगों में जस्सी ने एसएसपी का नाम लिया, इसका मतलब है कि झमेला तो यहाँ है ही। समुद्र कई तरीकों से कोशिश करता है, मगर एसएसपी को जरा भी डिगा नहीं पाता, तो वो बाहर निकल आता है। इधर जस्सी की पत्नी पम्मी स्कूल की नौकरी छोड़कर अब फुल टाइम आंदोलन चला रही है। उसे साथ में लोगों का एक जत्था भी मिल गया है जो पंजाब में नाजायज मारे गए पीड़ितों के लिए इंसाफ चाहता है। साथ ही वो आंदोलन कर रहे थे ताकि जस्सी उनके पास लौट आए। रात को एसएसपी जस्सी के घर आता है। वो पम्मी को पेशकश करता है कि पम्मी उसके ऊपर से सारे इल्जाम हटाकर भाषण दे, बदले में वो जस्सी को लौटा देगा। फिर उन्हें यहाँ से किसी और देश चले जाना होगा। मगर जस्सी ने जो लड़ाई शुरू की थी, एक आदर्श पत्नी की तरह पम्मी भी वही लड़ाई जारी रखना चाहती है, इसलिए वो एसएसपी को सख्ती से निकल जाने को कहती है। निकलने से पहले वो उसके हाथ में जस्सी की गुमशुदगी का पर्चा भी थमा देती है। जाने से पहले एसएसपी कहता है, अगर मुझे 25,000 लाशों का हिसाब देना पड़ा तो हिसाब 25,001 हो जाएगा। ये धमकी देकर वो चला जाता है। कुछ दिनों बाद डीजीपी बिट्टा रिटायर हो जाता है। विदाई समारोह में डीजीपी वर्मा भी आता है। कार्यक्रम खत्म होने पर वो एसएसपी सुग्गा को बुलाकर डांटता है, क्योंकि उसके नाम से अखबारों में ढेरों खबरें हैं जिससे विभाग की बदनामी हो रही है। डांट के बाद
डीजीपी वर्मा जानना चाहता है कि जस्सी कहाँ है। एसएसपी इस बार भी कहता है कि उसे नहीं पता। डीजीपी वर्मा को लगभग यकीन था कि जस्सी के लापता होने के पीछे एसएसपी का हाथ है, इसलिए वो एसएसपी सुग्गा को 1 हफ्ते का वक्त देकर कहता है कि जैसे भी हो इस 1 हफ्ते के भीतर जस्सी को हाजिर किया जाए। डीजीपी वर्मा के पास से निकलकर एसएसपी सुग्गा रिटायर्ड डीजीपी बिट्टा के पास सलाह के लिए जाता है। डीजीपी बिट्टा सुझाव देता है कि इस केस में जितने भी चश्मदीद हैं उन सबको ठिकाने लगा दे, और इसी के चलते अगले दिन सुबह किहार सिंह की लाश मिलती है। उसे भी आतंकवादी का टैग लगाकर मार डाला गया। समुद्र बात समझकर बाकी गवाहों के घर जाता है और पता चलता है कि उन्हें भी ठिकाने लगा दिया गया है। फिर भी वो कोर्ट हियरिंग में जाते हैं। जस्सी का डिफेंस वकील जज को बताता है कि इस केस के 3 प्रमुख चश्मदीद थे, मगर 2 लापता है और तीसरा मर चुका है। ये काम बेशक पुलिस ने ही किया है। जज कहता है कि सिर्फ इतने सबूत से कुछ भी साबित नहीं होगा। तब वकील एक कहानी के बहाने कहता है, मान लीजिए किसान परिवार है जो खेत में काम करके गुजारा करता है। एक दिन अचानक इनका नौजवान बेटा लापता हो जाता है। बाद में पता चलता है कि आतंकवादियों के साथ उसकी लाश मिली है। इस परिवार को भी बहुत जलील होना पड़ता है, और इस तरह जितने ज्यादा आतंकवादी मरते हैं पुलिस को उतने ज्यादा प्रमोशंस मिलते हैं। साथ ही पीड़ित परिवारों से बेटे को लौटाने के नाम पर और नाम से आतंकवादी का टैग हटाने के नाम पर उनकी जमा पूंजी भी हड़प ली जाती है। सबूत के तौर पर वकील कहता है कि जिन जिन पर आतंकवादी मारने की जिम्मेदारी थी वो सब हैरत अंगेज तरीके से कांस्टेबल के रैंक से प्रमोशन पाते पाते इंस्पेक्टर बन गए। यही उनके कुकर्मों का सबसे बड़ा सबूत है। जज वकील की बात से कायल हो जाता है और जांच का हुक्म देता है। जांच खत्म होने तक डीएसपी जागपाल सिंह, इंस्पेक्टर शिविंदर सिंह, सब इंस्पेक्टर तेजिंदर सिंह, हरिंदर सिंह, इंस्पेक्टर अजय कुमार और एसएसपी सुग्गा को सस्पेंड कर दिया जाता है। एसएसपी सुग्गा के सस्पेंड होने के बाद समुद्र उससे मिलकर कहता है कि सुग्गा का बड़ा अफसर रिटायर्ड है और उसके जूनियर सस्पेंड है, इसलिए इस वक्त सुग्गा को बैकअप देने वाला कोई नहीं है। इसलिए समुद्र सुग्गा को सब कबूल कर लेने की सलाह देता है। सुग्गा ये झमेले से बचने के लिए डीजीपी बिट्टा को फोन करता है, मगर बिट्टा फोन नहीं उठाता। उसका स्टाफ फोन उठाकर कहता है कि डीजीपी साहब नहीं है। इस तरह लगातार कई दिन सुग्गा का फोन नजरअंदाज करने के बाद आखिरकार मजबूरन डीजीपी फोन उठाता है। सुग्गा डीजीपी से कहता है कि उसका सस्पेंशन हटाकर उसे किसी और जगह ट्रांसफर कर दिया जाए, वरना वो सबका पर्दाफाश कर देगा। मगर डीजीपी सुग्गा में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता। वो बस जबानी कह देता है कि वो सब संभाल लेगा। इन दिलासा भरी बातों से सुग्गा को भरोसा नहीं आता, तो वो गुस्से में गाड़ी लेकर निकल जाता है। यहाँ तक कि वो अपने ड्राइवर और सहायक को भी साथ नहीं लेता। फिर वो ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर लेता है। उसकी जेब में सुसाइड नोट भी लिखा था। बेइज्जती के साथ जिंदा रहने से खुदकुशी कर लेना कहीं बेहतर है। तो सुग्गा के अंतिम संस्कार में डीजीपी आकर सुग्गा को महान बनाकर लंबा चौड़ा भाषण देता है। अंतिम संस्कार में समुद्र भी मौजूद था। एक लड़का उसे नाश्ता देने आता है तो उसकी आंखों पर समुद्र की नजर पड़ती है। किहार सिंह ने बताया था कि उसे और जस्सी को पहरे पर रखने के लिए जिसे रखा गया था उसकी आंखें हरे रंग की थीं। तो आंखें देखते ही समुद्र उसे पकड़ लेता है। इस लड़के का नाम कुलजीत है। वो सुग्गा के अधीन अस्थायी नौकरी पर है। वो समुद्र के सामने कबूल करता है कि उस दिन कांग थाने में उन्हें पहरा देने की जिम्मेदारी उसी की थी। अदालत में गवाही देने की बात कहने पर कुलजीत राजी हो जाता है, मगर अदालत में जाकर वो अपना बयान पलट देता है और कहता है कि उस दिन थाने में वो सिर्फ किहार सिंह पर पहरा दे रहा था, वहां जस्सी या कोई और नहीं था। तो उसने सीबीआई के सामने कबूल क्यों किया? पूछने पर वो कहता है कि उसे पुलिस को दोषी ठहराने के लिए पैसे दिए गए थे, इसलिए उसने झूठ बोला। किसने पैसे दिए, ये पूछने पर वो जस्सी की पत्नी की तरफ देखता है। इस बार समुद्र बहुत गुस्सा हो जाता है और अदालत में ही हंगामा शुरू कर देता है। हालात देखकर जज उस दिन के लिए अदालत मुलतवी कर देता है। इस घटना का केस पर बहुत असर पड़ता है। बड़े अफसर समुद्र को केस किसी और को सौंपकर कुछ दिन आराम करने को कहते हैं, यानी उसे इस केस से हट जाने को कहते हैं। इधर झूठी गवाही देकर आया कुलजीत घर पर लेटा था। तभी वो एक मरे हुए इंसान को हेल्यूसिनेट करता है। इस आदमी को पुलिस ने मारकर बहा दिया था। उस आदमी को हेल्यूसिनेट करने के बाद से कुलजीत का मन कमजोर पड़ जाता है। वो डरने लगता है। तो वो समुद्र के पास जाकर कहता है कि वो इस बार अदालत में सच बताना चाहता है। हालांकि बड़े अफसर उसे दोबारा अदालत में पेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। फिर भी समुद्र के कहने पर उसे अदालत में ले जाया जाता है। अदालत के बाहर हजारों लोग जस्सी को वापस पाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। कटघरे में चढ़ने के बाद जज कुलजीत को आगाह कर देता है कि इस बार अगर उसने झूठा बयान दिया तो उसके खिलाफ कदम उठाया जाएगा। तो कुलजीत बताता है कि 4 सितंबर की रात डीजीपी साहब ने सुग्गा साहब को बुलाया। डीएसपी जागपाल भी वहीं था। करीब 1 घंटे की मीटिंग के बाद डीएसपी साहब लोकल थाने गया और वहां के स्टाफ के साथ जस्सी के अपहरण की योजना बनाई।
अगले दिन सुबह जस्सी घर के सामने अपनी गाड़ी धो रहा था, तभी उन्होंने जस्सी को उठा लिया। फिर जस्सी को कांग थाने ले जाया गया। शाम को एसएसपी सुग्गा भी वहां आया। सुग्गा जस्सी को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो नरसंहार का केस वापस ले ले। जस्सी के ना मानने पर उसे धमकी दी जाती है कि 25,000 लोगों की तरह उसे भी यहीं दफना दिया जाएगा और तब उसके बच्चे अनाथों की तरह भटकते फिरेंगे। जस्सी इससे भी नहीं डरता। जस्सी कहता है कि वो देश के लिए लड़ रहा है, इसलिए वो अब पीछे नहीं हटेगा। अगर वो शहीद हो गया तो एक दिन सुग्गा को भी खुदकुशी करके मरना पड़ेगा। ये बात सुनकर सुग्गा भड़क जाता है और जस्सी की पिटाई शुरू कर देता है। पिटाई के बाद कुलजीत को वहां रखकर बाकी सब चले जाते हैं। अगले 3 दिन जस्सी को वहीं रखा जाता है, मगर जनता के आंदोलन और ऊपरी दबाव की वजह से जस्सी को हटाकर एक कोठी में लाया जाता है। अगले कई हफ्ते जस्सी को उसी अमेरी कोठरी में रखा जाता है। हर दिन बारी बारी से उस पर तशद्दुद होता रहता है। ऐसा कोई टॉर्चर नहीं था जो जस्सी पर आजमाया ना गया हो। इतनी मार खाने के बाद भी जस्सी बातचीत के लिए राजी नहीं होता, तो सुग्गा जस्सी की पत्नी के पास समझौते के लिए जाता है। वहां से भी नाकाम लौटकर वो जस्सी को फिर से लाठियों से बुरी तरह पीटकर अपनी हताशा दूर करने की कोशिश करता है। कुलजीत भी जस्सी को बहुत समझाता है कि वह सुग्गा साहब की बात मान ले, मगर वो अपनी जिद पर अड़ा था। नाइंसाफी के आगे वो सिर नहीं झुकाएगा। कुछ दिनों बाद सुग्गा के हुक्म से जस्सी को एक फार्म हाउस लाया जाता है। वहां पहले से ही डीजीपी बिट्टा बैठा था। अंदर उन तीनों के बीच कोई बातचीत होती है और फिर डीजीपी बिट्टा बहुत गुस्से में बाहर आता है और गाड़ी लेकर चला जाता है। अंदर क्या हुआ था ये डीजीपी बिट्टा और सुग्गा के सिवा और कोई नहीं जानता था। तो इसके बाद जस्सी को झभाल थाने ले जाया जाता है। जस्सी की बदहाल हालत देखकर कुलजीत एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वक्त रहते वो सुग्गा साहब की बात मान ले। उसकी अकेले की जिद से क्या होगा, वो अगर मर भी गया तो भी इस सिस्टम का कुछ नहीं बदलेगा। तब जस्सी ने कहा था, जैसे सूरज दुनिया का अंधेरा मिटा देता है, वैसे ही वो भी इस देश का अंधेरा दूर करके गुनहगारों के नकाब उतार देना चाहता है। हालांकि वो अकेले रोशनी नहीं फैला सकता, फिर भी वो एक दिए की तरह अपने आस पास सबके बीच आग की चिंगारी बिखेर देगा। जिस दिन सब एकजुट होंगे उस दिन इस देश का अंधेरा हमेशा के लिए मिट जाएगा। खैर, अगले दिन सुग्गा फोर्स लेकर फिर आता है और जस्सी के कान के पास मुंह ले जाकर वो 25,001 का आंकड़ा दोहराता है। वहां कुलजीत भी खड़ा था। सुग्गा कुलजीत को बाहर से पानी लाने को कहता है। कुलजीत पानी लेने बाहर निकलते ही गोली की आवाज सुनकर फिर से अंदर दौड़ता है। जाकर देखता है कि जस्सी को गोली मारकर खत्म कर दिया गया है। सुग्गा जस्सी की लाश नदी में बहा देने को कहकर चला जाता है। इसके बाद लाश को पुल पर ले जाकर काट पीट कर बिगाड़ कर नदी में फेंक दिया जाता है। दुख की बात यह है कि जस्सी की लाश आज तक कभी नहीं मिली। तो खैर, कुलजीत की गवाही अदालत में दर्ज होने से पहले ही उसे मार डाला जाता है। फिर भी उसकी गवाही और बाकी सबूतों के आधार पर दोषी 5 पुलिस स्टाफ को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। हालांकि इन्हीं झोलझाल के बीच डीजीपी बिट्टा का नाम रिपोर्ट से बाहर निकल जाता है, जिससे वो सजा पाने से बच जाता है। मगर जिंदगी भर अपराध बोध के साथ जीने से बड़ी सजा और क्या हो सकती है। जस्सी के अकेले के कदम से पंजाब की हजारों बेगुनाह मर्दों, औरतों, बच्चों और बुजुर्गों के कत्ल का काला अध्याय सबके सामने आ पाया। जस्सी की पत्नी भी जस्सी के दिखाए रास्ते पर पीड़ितों के परिवारों को साथ लेकर आंदोलन जारी रखती है और उन्हें इंसाफ दिलाती है। जसवंत सिंह जस्सी ने अपने भीतर जो दिए की लौ जलाई थी, उसकी आग की लपट आज भी नहीं बुझी है। पंजाब और कनाडा के सिख आज भी उसके लापता होने के दिन को याद करके श्रद्धांजलि देते हैं। इसके अलावा अमेरिका और कनाडा में उसके सम्मान में स्कूल और पार्क भी बनाए गए हैं। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि इंसान उम्र से नहीं बल्कि अपने कामों से जिंदा रहता है। जसवंत सिंह चाहता तो अपने परिवार, बीवी बच्चों के साथ सुख से रह सकता था। उसकी गृहस्थी में कोई कमी नहीं थी, कोई अभाव नहीं था। फिर भी उसने अपने प्यारे देश को चुना। हजारों लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। वो जुल्म सहते सहते मर गया, फिर भी नाइंसाफी करने वालों के आगे उसने सिर नहीं झुकाया। जसवंत सिंह के दिए की चिंगारी हमारे भीतर भी फैल जाए, ताकि हम भी उसकी तरह देश के लिए, इंसानों के लिए कुछ कर पाएं। हमारे आदर्श जसवंत सिंह जैसे ही लोग होने चाहिए। खैर, आज के लिए बस इतना ही। सब खुश रहें। शुक्रिया।